हेलो एवरीवन। अब तक इस दृश्य में हमने दादाजी और करमचंद के बीच वार्तालाप के बारे में चर्चा की, बड़प्पन और महानता के बारे में भी पढ़ा। अब हम परेश और दादाजी के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा करेंगे। करमचंद के वहां से चले जाने के बाद परेश सिर झुकाकर दादाजी के पास आकर खड़ा होता है। दादाजी उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें अभी अभी करमचंद से पता चला कि बेला को रजाई के अबरे और मलमल के थान पसंद नहीं आए थे। फिर कहते हैं, बेटा तुम्हारे ताऊ जी तो पुराने जमाने के हैं, उन्हें नए फैशन की चीजें खरीदना नहीं आता। तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को नगर लेकर जाओ, वहां से उसके पसंद की चीजों की शॉपिंग करवा देना। परेश दादाजी के पास कुछ कहने के लिए आया था और कुछ पूछना भी था उसे, लेकिन वह झिझक रहा था। उसे हेसिटेट करता देखकर दादाजी उससे कारण जानना चाहते हैं। वह संकोच के साथ बताता है कि बेला का मन इस परिवार में नहीं लग रहा। दादाजी उससे कहते हैं, बेला तो कुछ ही दिन पहले इस परिवार में आई है। इतनी जल्दी नई जगह पर नए लोगों के बीच उसका मन कैसे लग सकता है? और बेटा दूसरी बात यह है कि मन तो कभी लगता नहीं है, उसे लगाना पड़ता है। मन तो लगाया जाता है। इस वाक्य पर ध्यान दें। यहाँ दादाजी का अभिप्राय पारिवारिक एडजस्टमेंट से है। पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के मनोभावों को समझकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो परेश के यह कहने पर कि वह अपना मन लगाती ही नहीं है, दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उसका मन इस परिवार में लगाएंगे। वे परेश को समझाते हैं कि बेला एक बड़े परिवार से आई है, पिता की इकलौती बेटी है, वह कभी रिश्तेदारों के बीच नहीं रही, इसलिए शायद इतनी भीड़ भाड़ देखकर डरती होगी, घबराती होगी। हम सब मिलकर उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे, जिससे उसका मन इस परिवार में लग जाएगा। इस पर परेश कहता है कि वह परिवार की सारी स्त्रियां बेला की निंदा करती हैं, बेला की शिकायत करती हैं और परेश को भी ताने देती हैं कि तू तो बेला के हाथ बिक गया है। दूसरी ओर बेला परिवार की सभी स्त्रियों से दुखी है। बेला की शिकायत है कि परिवार की सभी स्त्रियां उसकी हंसी उड़ाती हैं, उसका अपमान करती हैं और उसका समय बर्बाद करती हैं, जिससे बेला को ऐसा लगता है जैसे कि वे परायों के बीच आ गई हो। परेश फिर कहता है कि बेला को तो आजादी चाहिए, उसे दूसरों का हस्तक्षेप या आलोचना पसंद नहीं है। घर की सभी स्त्रियों को लगता है कि बेला छोटी बहू है, इसलिए सभी उसकी आलोचना करती हैं और उस पर अपना आदेश चलाती हैं। इसलिए बेला अपना पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, यानी वह परिवार से अलग हो जाना चाहती है, इस संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। वह ऐसे रहना चाहती है जहां उसे कोई रोक टोक न करे, वह अपनी इच्छा से जीना चाहती है। फिर परेश बताता है, यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए या बाग वाले मकान में रहने की अनुमति मिल जाए तो बेला और परेश दोनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी ओर से यह भी ऐड करता है कि उसका जॉब तो ट्रांसफरेबल है, वह गांव में ही बना रहने वाला तो है नहीं, इसलिए तब तक अगर बाग वाले मकान का इंतजाम हो जाए और वहां रहने की इजाजत दी जाए। दादाजी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उसके बाद कहते हैं, इन सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने का एकमात्र सॉल्यूशन तो यही है कि तुम परिवार से अलग हो जाओ, पृथक गृहस्थी बसा लो। और यह आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा होने कभी नहीं दूंगा। मैं इस परिवार से किसी को अलग होता नहीं देख सकता।
वे कहते हैं, जब मैं इस परिवार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने वट का वह महान वृक्ष नजर आता है जो अपनी अनेक शाखाओं के साथ, फलों और फूलों के साथ भरा पूरा है। जब मैं इन शाखाओं के टूटने की या कलियों के टूट जाने की, पत्तों की झड़ जाने की कल्पना करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। मेरे जीते जी मैं तुम्हें इस परिवार से अलग होने नहीं दूंगा। फिर वे उसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं परिवार के सभी लोगों से बातें करूंगा, उनसे बताऊंगा, उन्हें कहूंगा कि वे बेला का समय कभी नष्ट नहीं करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे। ईश्वर की कृपा से हमारे घर में एक शिक्षित और संस्कृत बहू आई है, तो हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कभी नहीं करेंगे। मैं कोई कुछ न कुछ उपाय करता हूँ, तुम बहू को लेकर नगर जाओ, उसे घुमाओ, उसकी पसंद की चीजें खरीद कर दो और इतना ध्यान रखना कि तुम भी उसे कभी हर्ट न करना। परेश दादाजी का बहुत आदर करता था, तो इसलिए उनकी बातों को सुनकर वह मान जाता है और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।